यस अनुराग जी, स्टार्टेड। म्यूट है अनुराग जी, आप म्यूट हैं। जी नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि विदित है, हम सभी लोग विश्व आयुर्वेद परिषद के बैनर के तले रोग निदान संभाषा के ये 7वें सत्र में इकट्ठे हुए हैं। और आज हमारे जो वक्ता हैं वो डॉक्टर प्रशांत देशमुख जी हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और आज के कोऑर्डिनेटर जो हैं आदरणीय अग्रज डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव सर हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर मप्रोला आयुर्वेदिक कॉलेज में हैं, जो कि अभी इस त्रैमासिक सत्र के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो मैं आगे की कार्यवाही के लिए डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव सर को इनवाइट करूंगा कि वो आवे और हमारे आज के वक्ता का परिचय करा के और आगे की कार्यवाही को अग्रेसित करें। आदरणीय अखिलेश श्रीवास्तव सर। धन्यवाद अनुराग। जैसा कि डॉक्टर अनुराग ने बताया, 7वां सत्र आयुर्वेद परिषद के बैनर पे चल रहा है। इस आज के समारोह में सबका स्वागत है। जो लोग भी जुड़े हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं। जहां तक डॉक्टर प्रशांत के परिचय का सवाल है, डॉक्टर प्रशांत अपनी यूजी की पढ़ाई महाराष्ट्र से किए हैं और यूजी की पढ़ाई करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इनका पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज से हुआ है। और प्रशांत शुरू से जब ये अपना बीएमएस करके यहाँ पे आए और पीजी के लिए आए, तब से बहुत ही एक्टिव, बहुत ही अच्छे एकेडमिशियन। जो भी कार्य इनको कभी भी दिया गया, चाहे वो दिन को दिया गया, रात को दिया गया, एकेडमिक दिया गया, एकेडमिक्स के हटके दिया गया, कार्य से ये डॉक्टर प्रशांत पीछे नहीं रहे। और यहाँ से पीजी करने के बाद इन्होंने अपने पीएचडी की उपाधि एनआईए से हासिल की। वहाँ भी बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया। और उसके बाद तदुपरांत कानपुर में ये सेवारत रहे गवर्नमेंट सेक्टर में। वहाँ से फिर इनका सिलेक्शन एनआईए के लिए हो गया और वहाँ पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वहाँ भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जो भी विजिटेशन होता है, जो भी कार्य होता है, उसके कोर ग्रुप के सदैव ये मेंबर रहते हैं। बहुत बढ़िया आशीर्वाद ये प्राप्त कर रहे हैं वहाँ के वाइस चांसलर संजीव शर्मा जी से। तो प्रशांत के परिचय का कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। ये खुद में भगवान सूर्य की तरह चमकते रहेंगे, चमक भी रहे हैं। तो अब मेरा प्रशांत से आग्रह रहेगा कि अपना विषय रखें। धन्यवाद सर। सर, जो कुछ भी बन रहा हो या फिर कोशिश कर रहा हो, वो गुरुओं का आशीर्वाद है। आप सभी गुरुजन, सभी सीनियर, सभी का मेरे ऊपर जो प्रेम है, उसी की बदौलत मैं यहाँ पे पहुंच पा रहा हूँ। तो मैं अपना जो भी प्रयास करता हूँ, बस वो निस्वार्थ भाव से करने की कोशिश करते रहता हूँ। और जितना मैं कर पाऊंगा वो सिर्फ रोग निदान तथा एकेडमी ऑफ रोग निदान तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इनके लिए और अपने गुरुओं ने जो मेरे ऊपर भरोसा रखा है, उसी के लिए मैं अपना कार्य करते रहूँगा। तो मैं आज का लेक्चर शुरू करना चाहता हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। इज इट विजिबल? स्क्रीन दिख रहा है सर और आवाज क्लियर है? हाँ प्रशांत जी, आपका स्क्रीन दिख रहा है। नमस्ते सबको। क्लियर है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ डिप्रेशन एंड इट्स मैनेजमेंट थ्रू इंटीग्रेटिव अप्रोच। आज के लेक्चर में हम जो देखेंगे तो उसमें डिप्रेशन का आयुर्वेद पर्सपेक्टिव तो है, और डिप्रेशन का जो मॉडर्न है उसका भी पूरा डिटेल देखेंगे, और साथ में साथ हम आयुर्वेद के अनुसार उसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, और इंटीग्रेटिव अप्रोच जो मॉडर्न में जो चिकित्सा बताई गई है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज होते हैं कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, माइनर माइनर चेंजेस होते हैं। जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं डिप्रेशन की, उसमें भी हमें देखा जाता है कि एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी डिप्रेशन की कहीं पे भी क्लियरली नहीं मेंशन की गई है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन, जैसे पुरुषम पुरुषम विषय होता है, उसी प्रकार से हर एक पर्सन के लिए डिप्रेशन होने का कारण और उसके कारण से होने वाली जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो सेपरेट होती है। किसी में हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, तो किसी में स्ट्रेस फैक्टर के कारण होता है,
किसी में सडन वो उस स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाता उस कारण से होता है, या फिर बहुत सारे जो कारण बताए गए हैं उन कारण के अनुसार अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी इसकी चलती है। तो लेक्चर की शुरुआत आज हम करेंगे। सबसे पहले आदि धन्वंतरी को प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डिप्रेशन क्या है? तो डिप्रेशन की जब हम परिभाषाएं देखते हैं तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि द वर्ड डिप्रेशन इज कम फ्रॉम द डिप्रेसियो, मीन्स प्रेसिंग डाउन। किसी भी चीज को हम जब प्रेस करते हैं तो उसको डिप्रेशन कहा जाता है। व्याधि जो होता है, डिप्रेशन डिसीज जो होता है, वो डिप्रेशन होता है हमारे मन की जो भावना है या फिर मन को पूरी तरह से दबा दिया जाए, वो चाहे बाहरी किसी चीज के कारण हो या फिर पर्सन खुद अपने लेवल पे उस चीज को सप्रेस कर दे। डिप्रेशन ये एक अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जैसे कि DSM-4 में इसके अलग डेफिनेशंस दी गई थी। उसका क्राइटेरिया जो था अलग था, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट था। उसके साथ साथ उसके जो चैप्टर्स थे वो डिफरेंट थे, क्योंकि स्क्रिजोफेनिक डिसऑर्डर होते हैं, वो भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, उसमें भी डिप्रेशन होता है। उसके साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, उसमें भी डिप्रेशन होता है। और एक होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसमें भी डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन के बहुत सारे कैटेगरीज थे। तो DSM-4 में वो एक ही चैप्टर में थे, DSM-5 में उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। तो पहले वो उसको अफेक्टिव डिसऑर्डर मींस मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द मूड, जो मूड में चेंजेस आते हैं उसके अनुसार डिप्रेशन को रखा गया था। मॉडर्न साइंस डिफाइंस डिप्रेशन एज एन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। इसको हमेशा हम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर कहते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, इंसोम्निया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, गिल्ट, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड थॉट ऑफ डेथ। ये सारे उसके कैरेक्टराइज फीचर्स है, इसी के अनुसार इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बना गया है। पर आज जो हम देखेंगे वो ना हम बाइपोलर डिसऑर्डर देखेंगे, ना ही स्क्रिजोफेनिक डिसऑर्डर देखेंगे। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की तरफ जाने से एक बेसिक वाला जो डिप्रेशन हम जो कॉमनली जो हमारे ओपीडी लेवल पे या फिर जब हम एकेडमिक में भी जाते हैं तो बच्चों में भी जो एडोलसेंट में, जैसे मैंने PhD जो की है वो एडोलसेंट डिप्रेशन पे की है, तो वो जो डिप्रेशन होता है वो सडन डिप्रेशन होता है। और बहुत बार वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD जिसको बोला जाता है, उसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, जो हमें ओपीडी लेवल पे बहुत बार देखा जाता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज एन इलनेस दैट इन्वॉल्व्स बॉडी, मूड एंड थॉट। इन तीनों चीजों में डिप्रेस होना, बॉडी फिजिकल सप्रेशन भी होता है, मूड सप्रेशन भी होता है, मूड चेंजेस भी होते हैं, और थॉट सप्रेशन भी होता है। इट अफेक्ट्स द वे अ पर्सन ईट्स, स्लीप्स एंड द वे वन फील्स अबाउट द वन सेल्फ एंड द वे वन थिंक्स अबाउट द थिंग्स। कोई भी घटना उसके जीवन में घटित होती है, उसको वो किस प्रकार से देखता है, उसको किस प्रकार से समझता है, उसको किस प्रकार से एडजस्ट करता है, वो बिलीफ सिस्टम जो होता है हमारा वो इसमें सप्रेस हो जाता है, जिसके कारण से डिप्रेशन आता है। इसका प्रिवेलेंस अगर देखा जाए तो 2017 में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट निकाला गया था, तो उसमें इसका इंडिया में 4.5 टोटल पॉपुलेशन के उन्होंने डिप्रेशन कहा गया था। पर जैसे मैंने कहा कि मैंने PhD जो की थी वो 2017 में की थी, तब मैंने एडोलसेंट डिप्रेशन का जो सर्वे किया था उसमें 15 to 16% मुझे डिप्रेशन मिला था कुछ बच्चों में। तो वो बहुत ज्यादा होता था। तो जैसे 2024 का अभी एमआरमेड ने जो सर्वे किया है उसमें उन्होंने निकाला है कि 18% ऑफ द पीपल आर इन डिप्रेशन, और मोस्ट ऑफ द 18 to 29% ऑफ दी 18 to 29 एज के जो लोग होते हैं उनमें डिप्रेशन आजकल ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू द ओल्डर एज और लेस देन द 18 एज। तो जो बच्चों में होता है वो डिप्रेशन लिमिटेड कॉजेस के कारण होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज के कारण बहुत बार आजकल डिप्रेशन यंगर एज में भी मिल जाता है या फिर चाइल्ड एज में भी मिल जाता है, 9-10 साल की एज में भी डिप्रेशन मिलता है। और जो 50 के ऊपर होते हैं उनमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ जो रिटायर होने के बाद डिप्रेशन आता है या फिर सडन फाइनेंशियल लॉस के कारण जो डिप्रेशन आता है वो कुछ रेयर केसेस होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 18 to 29 के बीच में डिप्रेशन ज्यादा होता है। पर ये देखा गया है, लैंसेट में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन ये सारे पैंडेमिक के बाद जो कोविड वाला पीरियड था 2020 से 2021,
उसके बाद डिप्रेशन के केसेस, एंजाइटी के केसेस 35% में इंक्रीज हो गए, जिसके कारण ये जो 2024 का डाटा है वो 4.5 से 18% तक एस्टिमेट बढ़ गया है। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 में जो दिया गया है, हम बहुत बार बोलते हैं जैसे कि अभी मेरे घर का वास्तु था और 2-3 चीजें थी एक साथ, 3-4 चीजें आ गई और मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा था। लो फील करते ही मुझे लोगों ने बोलना शुरू कहते हैं क्या है, तू डिप्रेशन में लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं, डिप्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, लो फील करना इज अ डिफरेंट थिंग। लो फील हम बहुत बार सैड रहते हैं, लो फील करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए होता है। पर डिप्रेशन की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं, तो उसमें लिखा गया है कि स्पेसिफिक सिम्टम्स, जो 9 सिम्टम्स दिए गए हैं उसमें से एटलीस्ट 5 सिम्टम होने चाहिए जो कि उस पर्सन में होने चाहिए, प्रेजेंट नियरली एवरी डे फॉर अबाउट, जो नया जो क्राइटेरिया उसमें आया है कि अप टू 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक, मीन्स 15 दिन तक उस पर्सन में नियरली एवरी डे वो 9 में से 5 सिम्टम होने चाहिए। वो 9 सिम्टम कौन से? तो डिप्रेस मूड और इरिटेबल मोस्ट ऑफ द डे। इरिटेबल होना चाहिए, डिप्रेस मूड होना चाहिए रोज। जैसे मैं एक दिन लो फील कर रहा हूँ तो वो लो फील करना होता है, सैडनेस होता है, बट वो डिप्रेशन नहीं होता है। इंडिकेटेड आइदर बाय द सब्जेक्टिव रिपोर्ट, जैसे मैं डिप्रेस फुल फील कर रहा हूँ रोज ही, तो वो मुझे तो समझ में आ ही रहा है, साथ ही साथ जो मेरे सामने वाले या मेरे रिलेटिव है, मेरे क्लोज वंस है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरा चेहरे पे जो फेस है, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि डिप्रेस फील कर रहे हो, डिप्रेशन में लग रहे हो, तो वही अपीयर्स टीयरफुल, मेरी आईज में टीयर्स रहेंगे, मेरा चेहरा उतरा हुआ से दिखेगा, मगर ये रोज होना चाहिए। डिक्रीज इंटरेस्ट और द प्लेजर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी और मोस्ट ऑफ द डेज। सिग्निफिकेंट वेट चेंज, एक तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सिग्निफिकेंट चेंज इन द एपेटाइट, एपेटाइट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। चेंज इन द स्लीप, स्लीप कम भी हो सकती है, इंसोम्निया भी हो सकता है और हाइपरसोम्निया भी हो सकता है। चेंजेस इन द एक्टिविटी, साइकोमोटर एजाइटेशन हो सकता है, रिटार्डेशन होना चाहिए, हो सकता है। फटीग और लॉस ऑफ द एनर्जी, बॉडी पेन हो सकता है। उसके साथ साथ गिल्ट हो सकता है, वर्थलेसनेस, कंसंट्रेशन में लैक हो सकता है और इनडिसिजनेस हो सकता है। साथ में फाइनल जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सुसाइड डेबिलिटी, जो सुसाइड का प्लान करते हैं या फिर सुसाइड थॉट करते हैं या फिर अटेम्प्ट करते हैं। ये 9 चीजों में से अगर 5 सिम्टम या फिर साइंस पेशेंट में दिख रहे हैं तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। काउंट टुवर्ड्स द मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, सिम्टम्स मस्ट आइदर न्यूली प्रेजेंट, पहली बार, ऐसा नहीं कि वो कोई होता है कि बहुत इंट्रोवर्ट होता है, वो पहले से ही शांत रहना स्वभाव होता है, उसको हम नहीं कहेंगे कि वो डिप्रेशन में है। अगर वो एक्सट्रोवर्ट है और फिर एकदम से साइलेंट हुआ है, नए सिम्टम दिख रहे हैं, या फिर वो पहले से जो कंडीशन में था उस कंपेयर से वो आज वर्सन कंडीशन में है, तो हम उसको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड में देखते हैं। जो क्राइटेरिया देखे थे हमने 9 क्राइटेरिया, उसमें से पहले क्राइटेरिया में उन्होंने लिखा है कि सम केसेस सैडनेस में बी डिनाइड एट द फर्स्ट टाइम। पहली बार वो पेशेंट नहीं बोलता कि वो सैड है, बट उसको अगर कुछ चीज की जाए, पॉइंट आउट किया जाए, तो वो एकदम से रोना शुरू कर देता है, क्राइंग शुरू कर देता है, तो वो हम उसको कहते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ है। बहुत बार होता है कि पेशेंट ब्लेमिंग करना शुरू कर देता है, एक दूसरे को गुस्सा करता है, इरिटेट हो जाता है, बहुत इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ी थोड़ी चीजों पे भी गुस्सा करना शुरू कर देता है, उसको बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है, पर उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। रादर देन सैड से ज्यादा उसको सरदर्द, रोज उसको सरदर्द रहना शुरू हो जाता है, उसको पता नहीं होता। बहुत बार पेशेंट पेशेंट बताता है कि हाँ मुझे ना 15 दिन से रोज सरदर्द, सुबह से लेकर शाम तक सरदर्द ही रहता है, या फिर हाथ पैर में बहुत दर्द होता है। पेशेंट बहुत आते हैं हमारे पास ऐसे कि वो बताते हैं कि उनको ये हो रहा है, पर उनको नहीं पता था कि डिप्रेशन है, पर ये एक डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। दूसरा क्राइटेरिया था जिसमें बोला गया था कि हमने उस पेशेंट में फीलिंग लेस इंटरेस्ट इन द हॉबीज, जो हॉबीज थी जिसमें वो पहले इंटरेस्ट लेता था उन चीजों में इंटरेस्ट ना लेते हुए उसकी एकदम से सैडनेस फील हो रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं रह रहा है। एंजॉय करता था लाइफ को, डांस को एंजॉय करता था, अब डांस नहीं करता है। सिंगिंग को एंजॉय करता था, अब सिंगिंग नहीं करता है। वो पढ़ाई को एंजॉय करता था, पढ़ाई नहीं कर पाता है। मूवीज देखता था, मूवीज नहीं। स्पोर्ट्स खेलता था, उसको खेलने का इंटरेस्ट नहीं रहा है। बहुत सारे बातें करता था, शांत रहना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से उसमें चेंजेस आते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि क्राइटेरिया 3 में एपेटाइट चेंज हो रहा है या फिर वेट एकदम से बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि जब भी हमें डिप्रेशन में होते हैं तो हमें जो अच्छी चीजें होती है उसको खाने का मन नहीं करता है, और जो भी चीजें
हेल्दी होती है उसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन होता है। जैसे कि जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, साथ ही साथ चॉकलेट ज्यादा खाने शुरू कर देते हैं तो हमारा वेट गेन हो जाता है। और अगर हम खाना ही नहीं खाते तो वेट लॉस हो जाता है। इसलिए वेट गेन और वेट लॉस और एपेटाइट गेन या फिर एपेटाइट लॉस होना शुरू होता है। स्लीप डिस्टर्बेंस में भी उन्होंने अलग क्राइटेरिया दिया गया है कि एक तो इंसोम्निया होगा, रातों भर पेशेंट सोएगा नहीं या फिर रात भर जागते रहता है, उसमें भी उन्होंने 3 प्रकार दिए गए हैं। मिडल नींद तो लग जाती है पर बीच में टूट जाती है, फिर उसके बाद नींद नहीं हो पाती है। टर्मिनल, एक बार सुबह 2-3 बजे नींद खुल जाती है, उसके बाद नींद ही नहीं आती है। इनिशियल, नींद आने में ही टाइम लग जाता है, नींद ही नहीं आती है रात रात भर। ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। और हाइपरसोमनिया होता है कि पेशेंट सोता है तो 2-3 दिन तक सोया रहता है। आज सोया है, 24 घंटे के बाद उठ रहा है, उसको न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, यूरिनेशन जो होता है वो हो जाता है बेड पे ही, या फिर वो दिन में कहीं पे भी किसी भी जगह पे जाके सो जाता है। यानी अनईजी कंडीशन में भी सोना शुरू कर देता है। उसके बाद साइकोमोटर अजाइटेशन होता है जिसमें इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, पेसिंग, हैंड रिंगिंग, हाथ पैर ऐसे रब करना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ उसको उसकी आवाज जो होती है वो स्लो हो जाती है, स्पीच उसकी स्लो हो जाती है। ये क्राइटेरिया में बहुत सारे इसके अलग अलग वेज होते हैं पहचानने के। साथ ही साथ फटीगनेस होता है, बॉडी एक होता है बहुत सारा, और साथ ही साथ गिल्ट होता है और कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है। एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों में हमें गलतियां दिखनी शुरू हो जाती है। ये सब अजाइटेशन और रिटार्डेशन में आ जाता है। और लास्ट है थॉट ऑफ डेथ। थॉट ऑफ डेथ में भी उन्होंने ये बताया है कि दे मे रेंज फ्रॉम पैसिव विश टू नॉट अवेकन इन द मॉर्निंग और बिलीव दैट अदर्स वुड बी बेटर ऑफ। अगर वो मर जाएंगे तो बाकी सब खुश हो जाएंगे, ऐसे हमेशा बोलते रहते हैं कि अगर मैं मर जाऊँ तो ठीक हो, सब तो ठीक हो जाएगा। या फिर वो अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे जो कंडीशन है ये सभी सुसाइडल में आते हैं। तो ये क्राइटेरिया को हमें पहचानना जरूरी होता है पेशेंट के अंदर, या फिर उसके जो रिलेटिव होते हैं वो बताते हैं। अब अगर टाइप्स ऑफ डिप्रेशन में जाते हैं तो बहुत सारे टाइप्स, ये पुराने टाइप्स थे, अभी इनको क्राइटेरिया 5 में इन्होंने चेंज कर दिया है, बाइपोलर को अलग कर दिया है। मेलेंचोलिया डिप्रेशन में ना रखते हुए उन्होंने उसको मेलेंचोलिया को बाइपोलर डिसऑर्डर की कैटेगरीज में डाल दिया गया है। तो डिप्रेशन की ही टाइप है पर उसमें थोड़ा थोड़ा माइल्ड चेंज है, तो ये हम इसको साइड बाय साइड दिख रही है। बट सभी इसमें एक कॉमन फैक्टर होता है कि प्रेजेंस ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ एम्प्टी, इरिटेबल मूड और सोमैटिक एंड कॉग्निटिव चेंजेस। बस इसमें कभी ड्यूरेशन का फर्क होता है या फिर सीवियरिटी का फर्क होता है। जैसे कि हम देखते हैं आगे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो होता है, क्लिनिकल डिप्रेशन, वो 15 दिन तक रहता है। मैंने कहा था कि 15 दिन तक हो सकता है, पर जैसे वो सीवियरिटी 2 साल तक चली जाती है उसी कंडीशन को हम मेलेंचोलिया बोलते हैं। मेलेंचोलिया इज अ सीरियस टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट हैज सिमिलर सिम्टम्स। जैसे कि मैंने कहा सिम्टम्स सेम होते हैं बट उसके टाइम ड्यूरेशन मोर देन 2 ईयर्स होता है, 2 साल के ऊपर तक वो वैसे ही रहता है। और उसमें जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया गया उन्होंने बोला है कि लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज, किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना होना। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ फेवरेबल कंडीशन, किसी भी चीज में कोई इफेक्ट नहीं होता है उस पर्सन के ऊपर, कितना भी उसको स्टिमुलस दिया जाए, प्लेजरेबल एक्टिविटी की जाए, उसके बारे में बात की जाए, उस पेशेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कंडीशन होती है मेलेंचोलिया। एक होता है एंटीनेटल डिप्रेशन, ये बहुत आजकल बहुत सीवियर होता है क्योंकि जो वर्किंग मदर होती है उनको वर्क से दूर रहना पड़ता है। उनकी जो एक्टिविटी होती है, उनकी जो बॉडी इमेज होती है वो चेंज होती जाती है, बॉडी फिगर चेंज हो जाती है, जिसके कारण ये पेरीनेटल, बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ये इस टाइम में पेशेंट लो स्टीम फील करता है या फिर सीवियरिटी इतनी बढ़ जाती है कि बहुत बार वो अपने बेबी को भी हार्म करते हैं। अभी 5-6 दिन पहले एक केस आया था, उसमें उन्होंने केस मीन्स न्यूज आई थी, न्यूज में लिखा हुआ था कि एक माँ ने अपने 6 महीने के बच्चे को भी मार दिया। वो रीजन क्या था, तो वो उन्होंने रीजन तो कुछ और बताया, पर मोस्टली मेरे हिसाब से रीजन ये होता है कि उस दौरान मदर जो होती है वो बहुत इरिटेट हो जाती है और बहुत बार एंटीनेटल डिप्रेशन में चली जाती है। और साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे कि मैंने कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया को अलग ही कर दिया गया है। इसमें बहुत बार पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप उसको ट्रीट करें। डिस्थेमिक डिसऑर्डर एक टाइप है जिसमें कि कहा गया है कि मोर देन 2 ईयर तो बहुत रहता है, सीवियरिटी बढ़ते जाती है और
उसकी कंडीशन बढ़ती जाती है। बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 दो अलग अलग टाइप्स है। तो बाइपोलर 1 में उन्होंने कहा कि मैनिया होता है, मैनिक कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, हार्म करने की कंडीशन में चले जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो कंडीशन बाइपोलर 1 में आती है। और हाइपोमैनिक होते हैं जिसमें वो थोड़े बहुत कम एज कंपेयर टू द बाइपोलर 1, वो थोड़े कम सीवियर होते हैं। मैनिक एपिसोड होता है कि डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ द एबनॉर्मलिटी persistently elevated, expensive और irritable mood एंड एबनॉर्मली एंड persistently इंक्रीज गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है उनकी, और एनर्जी बहुत हाई होती है। ये लास्ट एटलीस्ट 1 वीक तक होता है, और हाइपोमैनिक में 4 दिन के लिए होता है। तो वो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन और उसकी सीवियरिटी के अनुसार इसके टॉप टाइप्स की है। अब कॉजेज क्या होते हैं, तो कॉजेज मैंने कहा कि जैसे स्टार्टिंग में कहा कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी और कॉजेज, वो कॉजेज के अनुसार उसकी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी और उसी के अनुसार उसकी ट्रीटमेंट बताई गई है। जैसे अगर किसी में अगर न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, इनके कारण अगर होगा, हार्मोनल चेंजेस के कारण हो रहा है, तो ट्रीटमेंट अलग चलती है। तो इसलिए हम कॉजेज देखना बहुत जरूरी होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, लो सेल्फ एफिकेसी, मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जो होता है कि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसमें तो हमें साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ साथ काउंसलिंग करनी पड़ती है। पर बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल डिप्रेशन डिसऑर्डर है जिसमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होती है। सिर्फ एक काउंसलिंग या फिर एक सेशन या 2 सेशन में पेशेंट नॉर्मल फील करना शुरू कर देता है। ये लो सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ डिफीटिंग और डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण आजकल एडोलसेंट्स में देखा जाता है, बच्चों में, स्टूडेंट्स में देखा जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, ये इंसिडेंसेस चाइल्ड अब्यूज है, तो उसके कारण हो सकता है। एक्यूट इंसिडेंसेस होते हैं, सडन डेथ ऑफ फैमिली मेंबर और फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से हो जाती है, जैसे कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों की जॉब चले गए एकदम से, तो ये इस कारण से डिप्रेशन होना शुरू होता है। स्टाइल ऑफ थिंकिंग एंड कोपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डिप्रेशन। कोई भी एक्टिविटी इवेंट अगर हमारे लाइफ में घटित होता है, तो उस इवेंट को हम किस प्रकार से थिंक करते हैं, बिलीफ सिस्टम हमारा उस पर उसको किस प्रकार से रिएक्ट करता है, उस पे डिपेंड होता है कि डिप्रेशन हो रहा है या नहीं होना है। हेल्थ एंड इलनेस, जो हमारे हाथ में नहीं है, अगर कोई फिजिकल इशू आ जाता है, एकदम से सडन एक्सीडेंट हो जाता है और हाथ पैर टूट जाते हैं, उसके कारण से जॉब चली जाती है, या फिर जो हमारी नॉर्मल फिजिकल हेल्थ थी वो चली जाती है, सीवियर कोई डिसीज हो जाता है, क्रोनिक डिसऑर्डर हो जाता है उसके कारण। और जो इन सभी की इसमें एक कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को हम कैसे उसको हैंडल करते हैं वो होता है। जैसे कि मैंने कहा, अर्ली एक्सपीरियंसेस में क्या आता है, द डेथ ऑफ द पेरेंट्स, अबंडन और रिजेक्शन। ये आजकल बहुत एडोलसेंस में देखा जाता है कि रिजेक्शन उनको सहन नहीं होता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्रोनिक इलनेस होता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल अब्यूज होता है। लाइफ एक्सपीरियंस में जॉब, पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत बड़ा कॉज है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, गैम्बलिंग एडिक्शन, लॉन्ग पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ स्पाउस एंड अदर फैमिली मेंबर्स। ये सारा बहुत बार इसमें कॉजेस होते हैं जिसके कारण से जो पर्सन है वो अफेक्ट करता है। इसमें प्रिवेलेंस में मेल और फीमेल्स में कॉजेस अलग अलग होते हैं, तो उसको भी हम डिटेल में देखना चाहे तो चाहे देख सकते हैं, पर इतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। बायोलॉजिकल कॉजेस रेयर होते हैं, कम होते हैं। फ्लक्चुएशन इन द लेवल्स ऑफ द हार्मोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके डिफिशियंसी के कारण बहुत बार डिप्रेशन होता है। स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस की डेफिनेशन बताई गई कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द प्रेशर experienced by the person in response to the life demands. These demands are referred as the stressor. जो stressor होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? Stress is the process of adjusting or to dealing with the circumstances that disturb or threaten to the disturb person's physical or psychological functioning. अभी स्ट्रेस क्या है, तो क्लियरली बताया गया कि एग्जाम का स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस दिया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस का आज कोविड के दौरान बहुत ज्यादा था। आजकल भी बारिश हो जाती है तो क्लास, पहले स्कूल बंक हो जाती थी, बंद हो जाती थी, अब बोलते हैं कि स्कूल तो बंद रहेगी पर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना है।
नर्सरी, अब मेरी बेटी नर्सरी में है, उसकी कल ऑनलाइन क्लास थी बारिश के कारण। तो अब 3 साल के बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला जाए तो उसके लिए स्ट्रेस है। ऑफिस वर्क बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, कंटिन्यूअस एग्जाम होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, नया सिलेबस अगर रोग निदान का देखा जाए तो पीरियोडिक असेसमेंट, हर महीने में एक असेसमेंट, टेस्ट का ही टेंशन इतना ज्यादा होता है कि पढ़ाई कब किया जाए। तो ये बहुत सारा स्ट्रेसर है जो हमें डेली होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये बहुत बड़ा कॉज होता है स्ट्रेस का। कॉरलिंग पेरेंट्स बहुत बड़ा कॉज होता है, उसके साथ साथ कॉरलिंग चिल्ड्रन, उनको संभालना, जैसे एंटीनेटर मैंने स्ट्रेस बताया वो। एक गुरु के लिए अपने बच्चों के कोई एग्जाम है तो माँ बाप को टेंशन आ जाती है। और अगर हम एंजॉय भी कर रहे हैं तो आजकल मैच देखते हैं वर्ल्ड कप का, वो ज्यादा टेंशन होता है। एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, बियर है, पिज्जा रखा है, पर टेंशन में है। तो ये स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा आजकल बढ़ा हुआ है। ऑनलाइन सोशल मीडिया का स्ट्रेस, ऑनलाइन चैटिंग करना या फिर ऑनलाइन रहना, दिन भर स्क्रीन टाइम बढ़ जाना, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है। और फिर सुबह 9 बजे या फिर 7 बजे जल्दी उठ के 7 बजे के वर्किंग आवर में पहुंचना है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है। और उस दौरान मेल में ये ज्यादा फैक्टर होता है कि कीज गुम हो गई या फिर पेन ड्राइव नहीं मिल रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरा पेन ड्राइव नहीं मिल रहा था, किसमें पीपीटी रखी है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर होता है। और सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है लोग क्या कहेंगे, हम इसी में रह जाते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, और उस चक्कर में हम अपने आप को डील नहीं कर पाते कंडीशन को। कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम बहुत बार चेंज नहीं कर पाते या फिर डील नहीं कर पाते। पॉवर्टी बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, फियर ऑफ फेल्यूर इज बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, और हेल्थ कंडीशन। और साथ ही साथ जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ओबेसिटी, मोटापा आना आजकल बहुत कॉमन है और ये बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस में देखा जाए तो एक्यूट स्ट्रेस होता है और क्रोनिक स्ट्रेस होता है। एक्यूट स्ट्रेस जैसे मैंने एग्जांपल दिए वो सारे एक्यूट थे, और लास्ट स्लाइड में जो मैंने बताए थे, पॉवर्टी, हेल्थ इशू और समटाइम्स मैरिजेस आर क्रोनिक स्ट्रेस फैक्टर्स। बस स्ट्रेस इज लाइक अ सॉल्ट, स्ट्रेस हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे नमक अगर खाने में नहीं है तो भी मजा नहीं है, ज्यादा है तो भी मजा नहीं है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। वैसे ही स्ट्रेस हमेशा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। वो अगर कम रहे तो हम आलसी हो जाएंगे, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा। तो बैड स्ट्रेस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस एंड गुड स्ट्रेस इज कॉल्ड एज यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस, इट्स अ फन एंड एक्साइटिंग, it's known as a positive type of stress. It associated with surge of adrenaline. ये एड्रेनालिन को सीक्रेट करता है स्ट्रेस, एंड सच एज व्हेन यू आर रेसिंग टू मीट द डेडलाइन। अगर मुझे बोला गया था कि आज पीपीटी 1 बजे लेक्चर है और मुझे यहाँ तैयार रहना है, तो वो मेरी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर दिए। जैसे ही मैंने उसको यूज स्ट्रेस में लिया तो मैंने अपना, मेरे काम का स्पीड बढ़ गया, एड्रेनालिन बढ़ गया और मेरे फास्ट वर्क शुरू हो गया। तो एक छोटी सी लाइन होती है यूज स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बीच में, जिसको हमें मैनेज करना होता है। जैसे कि मैं पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, उसी के साथ साथ ये ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी है। जब हम देखते हैं कि स्ट्रेस लेवल कितना है, वो अगर परफॉर्मेंस हमारा उस पर डिपेंड होता है कि हमारा स्ट्रेस कितना एक्यूरेट है। जैसे ग्रीन से येलो आ रहा है तो वहां पे अगर लेस स्ट्रेस है तो हम इनएक्टिव और बोर्ड हो जाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा है, रेड में दिखा गया है, तो हम बर्नआउट हो जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे, एंगर होगा, एंग्जाइटी होगी, पैनिक हो जाएंगे। और अगर वो अप्रोप्रिएट है तो हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो पीक पे रहेगा, बहुत एक्टिवली रहेगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जब मैच था और 40 ओवर में कवर करना था, तो विराट कोहली ने उसको यूस्ट्रेस में कन्वर्ट किया और 86 बॉलों में 133 रन मार दिए। और वही अपने गेंदबाजों ने उसको डिस्ट्रेस में किया और 50 ओवर में 320 रन दे दी। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस होता है। वही मलिंगा को देखा जाए, बहुत अच्छा बॉलर था, उसने यू स्ट्रेस की जगह पे डिस्ट्रेस हो गया तो 7 ओवर में 96 रन दीजिए। अब आपका परफॉर्मेंस जो होता है वो हैम्पर करता है स्ट्रेस आप किस प्रकार से लेते हो। तो उसमें हमें डिस्ट्रेस के क्या क्या सिम्टम हमारे बॉडी पे दिखते हैं। तो बॉडी, माइंड, इमोशन और बिहेवियर में कैसे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बॉडी में जैसे मैंने बताया था कि सर दर्द होना शुरू हो जाता है, मस्कुलर ट्विचेस होते हैं, फटीग होता है, ब्रेथलेसनेस होता है। माइंड में वरी करना शुरू कर जाता है, मॉडल थिंकिंग हो जाती है, जजमेंट नहीं ले पाता है, नाइटमेयर्स होते हैं, हेजिटेटिव डिसीजंस होते हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इमोशन में कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, कंसंट्रेशन लेस हो जाता है, एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। और बिहेवियर में फिर जैसे ही डिप्रेस हो जाता है तो बिहेवियर में क्या, तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग शुरू हो जाती है, इंसोम्निया हो जाता है, लॉस ऑफ सेक्स डिजायर हो जाती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाते हैं। अब आयुर्वेद के अनुसार अगर इसको देखा जाए तो आयुर्वेद में बहुत लिमिटेड
ये था जिसमें मेंटल डिसऑर्डर, जैसे हम देखते हैं उन्माद, अपस्मार और तत्वाभिनिवेश। इसके अलावा हम मानस रोग में चैप्टर नहीं पढ़ाते या फिर सिलेबस में भी हमारा नहीं होता है। पर अवसाद और विषाद, विषाद को हम विषाद योग से जोड़ते हैं, जो भगवत गीता में बताया गया है। तो उसमें बताया गया है कि विषाद, पर वो विषाद मोस्टली एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ जाता है, क्योंकि वो सडन था। डिप्रेशन बहुत दिनों तक होता है, सडन अगर हमारे पास कोई घटना आती है और उसको हम एडजस्ट करने के लिए जाते हैं तो वो एंग्जाइटी होती है। वो हमें समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, तो इसलिए बोला गया था सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति, कि हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुख सूख जाता है, अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पाता है, वो सडन होता है। तो वो विषाद योग जो बताया गया है वो डिप्रेशन ना होते, वो सिर्फ एंग्जाइटी थी, जिस एंग्जाइटी को भगवान कृष्ण ने अपने पाठ में बता दिया गया, और एक ही वर्ड में उसकी चिकित्सा बताई गई, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करिए, जो आप कर रहे हो वो भगवान का दिया गया है, जहाँ पे भी जो कार्य हो रहा है वो भगवान से हो रहा है, हम सिर्फ माध्यम होते हैं। जहाँ पे हम अहम को लाते हैं, मैं को लाते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है, कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो वो कर रहा है इसलिए हो रहा है, तो हम उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो भगवत गीता एक अपने आप में ही एक चिकित्सा है। तो आयुर्वेद में बहुत जगह छोटे छोटे जगह पे अवसाद दिया गया है। अवसाद बहुत बार शारीरिक अवसाद और मानसिक अवसाद होता है। तो आचार्य डल्लन ने एक बहुत बढ़िया परिभाषा दी गई है, असिद्धि भयात विविधेषु कर्मसु साधो अप्रवृत्ति ही विषादा। ये जो विषाद है, अवसाद है, वो कौन सा है? तो असिद्धि भयात विविधेषु कर्मसु, फियर ऑफ फेल्यूर। जब हमें लगता है कि कोई कार्य करने के लिए जाते हैं और हम उसके कर्म की अपेक्षा करते हैं, तो उसमें पहले ही आता है कि यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, और उसमें अगर वो कर्म करने के लिए ही अवसाद हो जाता है, वो प्रवृत्ति ही नहीं कर पाता, तो उसको हम विषाद में बोलते हैं। विषादो अनुष्ठेयात्मनः अशक्त जननम। क्या होता है कि आचार्य चक्रपाणि ने विषाद की जो परिभाषा बताई गई थी, इज अ फीलिंग ऑफ इनकॉम्पिटेंस टू अकम्प्लिश और परफॉर्म अ डिजायर वर्क। कोई भी कार्य करने के लिए इनकॉम्पिटेंस हो जाना, दिस रेफर्स टू द लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाना। ये सभी अलग अलग जगह पे डेफिनेशंस में आया हुआ है आयुर्वेद में। वाक काय चित्ता अवसादो विषादा, सिर्फ शारीरिक नहीं, जैसे मॉडर्न में बताया गया है उसमें भी बताया कि बॉडी, थॉट्स एंड माइंड, इनका डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे भी बताया गया कि वाक, काय और चित्त अवसाद, ये तीनों का अवसाद होता है। हम बोल भी नहीं पाते हैं, हमारी जो स्पीच होती है वो कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो हम स्लो बोलना शुरू कर देते हैं। काय शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, और मन हमारा डिप्रेस रहना शुरू हो जाता है। विषादः सर्वदा मन खेदाः, जैसे कि जो DSM-5 में आज परिभाषा बताई गई है कि इसको यानी डिप्रेस कितने देर तक, तो 15 दिन तक। तो इन्होंने पहले ही बता के रखा है कि सर्वदा कंटिन्यूअस परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड इनअप्रोप्रिएट गिल्ट व्हिच आर द कार्डियन साइंस ऑफ डिप्रेशन। यानी आयुर्वेद में पहले ही बता दिया गया है कि किस प्रकार से विषाद को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। विषन्नत्वम दुखित्वम। अब मानसिक लक्षण क्या होते हैं, तो उसमें सभी जो मॉडर्न में हमने देखे थे, जो DSM-5 में दिए गए हैं, वही आयुर्वेद में उन्होंने वैसे के वैसे ही हमारे पास लिखित है। दुखत्वम, असिद्धि भयात कर्मेशु अप्रवृत्ति, निद्रा भ्रंश, उसके साथ साथ कर्मेशु अप्रवृत्ति, उसके साथ विषम अभिनिवेश, खेद, धी, ध्रुति, स्मृति भ्रंश, विषम संवेग, आत्मनः अशक्तत्वम, अनवस्थित चित्तत्वम, अति चिंता, अरुचि, दैन्य, चित्तोद्वेग, दौर्बल्य, अप्रहर्ष, शोक और क्रोधाधिक्य, ये सारे इसमें सिम्टम आते हैं। और शारीरिक सिम्टम में आते हैं दौर्बल्य, सदन, शुद्धा मांद्य, शुद्धाधिक्य, उसके साथ साथ कर्म अल्पता और विबंध, मुखशोष, ये आदि सादि लक्षण आते हैं। कंसेप्ट ऑफ मन, अगर हम मन को जान लेते हैं तो यही ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अनुसार डिप्रेशन की हो जाती है। सत्वा वजह चिकित्सा जो बताई गई है, वो चिकित्सा में एक दो लाइन में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। पर वो चिकित्सा जो है वो हम अगर मन के कंसेप्ट को जान लेते हैं, मन को जान लेते हैं,
तो वही उसकी चिकित्सा शुरू हो जाती है। क्या क्या बताया गया है, तो मन के लिए बताया गया है, चिंते विचारे उह्य देह्य संकल्पमेव च यत् किंचित मनसो ज्ञेयं तत सर्वम ही अर्थ संगकम। क्या है, तो थिंग्स एक्वायर्ड थॉट रिक्वायरिंग थॉट। चिंत्य क्या होते हैं कि जिसमें क्या कार्य करना चाहिए, कर्तव्यता या अकर्तव्यता वा यत मनसा चिंत्यते। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको हम चिंत्य है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको समझना चिंत्य है। विचार्य विचार्यम उपपत्ति अन उपपत्ति भ्याम यद विमर्शेत। एनालिसिस करना कि ये करने से क्या अच्छा होगा, ये करने से क्या बुरा होगा, इसको विचार्य कहते हैं। वही रीजनिंग हाइपोथेसिस, अपने आप ही उसको हाइपोथाइज कर लेना है कि ये करने से क्या अच्छा होगा, इस चीज के कारण मैं क्या कार्य करूँ तो अच्छा होगा, मेरे बारे में क्या अच्छा हो सकता है। जैसे कि मॉडर्न में हमेशा आरईबीटी जब मैं पढ़ाता हूँ या फिर पढ़ रहा था, तो उसमें बताया गया था गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करना है तो वो ये है रीजनिंग कि मुझे ये प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये गोल सेट किया हुआ है, इस गोल को सेट किया हुआ है, तो मैं उस गोल को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारा उसमें रीजनिंग है। और ध्येय, अटेंशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, अपने कार्य प्राप्ति के लिए डिटरमाइन होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, वो सारा आता है ध्येय में। और संकल्प, संकल्प गुणवत्तया दोषवत्तया व धारणतम, निरपेक्ष, इंद्रिय निरपेक्ष होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और ये सभी हमारे इसमें मन के इसमें बताया गया है। उसके साथ साथ इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसः स्वस्य निग्रह ऊह विचार्य तत्परम बुद्धि प्रवर्तते। चिकित्सा यहाँ पे बताया गया कि इंद्रियाभिग्रह होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। जब भी हम शारीरिक व्याधि होता है तो जिह्वा से शुरू होता है, अगर हम जिह्वा पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो व्याधियां अपने आप आ जाती है। वैसे ही मन पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर जो चीज बुरी है उसको निग्लेक्ट करो, जो चीज अच्छी है उसको आत्मसात करो, यही कंट्रोल ऑफ सेंसेस होता है। स्वस्थ निग्रहो मनसः कर्म मनो ही अनिष्ट विषय प्रवृत्ति, अनिष्ट सेल्फ कंट्रोल होना कि क्या बुरा है उसके तरफ से अपने आप को दूर रखना, क्या अच्छा है उसके तरफ जाना। आलोचनम ज्ञानम निर्विकल्पम, thus the logic form on the base of the possibility is called as उइच। विचार पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके साथ साथ जायति विषय तत्र बुद्धिर निश्चयात्मिका व्यवस्थिति तथा वक्तु कर्तुम व बुद्धि पूर्वकम। द इंटेलेक्ट जो होता है वो एक प्रकार से उसकी चिकित्सा है। चित्त वृत्तियां बताई गई है अपने इसमें, चित्त क्लेश बताए गए हैं। चित्त क्लेश वो होते हैं जिसको हमें दूर रखना चाहिए, और चित्त वृत्ति जो होती है उसको हमें आत्मसात करना चाहिए। यही एक प्रकार से इसकी डिप्रेशन की चिकित्सा होती है। अगर हम अविद्या इग्नोरेंस जो होता है, क्या अच्छा है, लैक ऑफ अवेयरनेस अगर रहता है तो वो एक प्रकार से डिप्रेशन का कारण होता है। इगोइज्म, ईगो बहुत होता है तो वो एक डिप्रेशन का कारण होता है, क्योंकि ईगो हर्ट हो गया तो ही अब वो पर्सन डिप्रेशन की तरफ जाता है। अटैचमेंट, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है तो भी बहुत बुरा होता है, और उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। और द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी और का द्वेष करते हैं तो भी वो व्याधि की तरफ चला जाता है। और स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लाइफ, हम बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, पैसों के लिए, अपने सभी चीजों के लिए। तो ये सभी डिप्रेशन के कारण है, इससे हमें दूर रहना है। और प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इसके तरफ हमें जाते जाना है। तो आयुर्वेद में जब हम देखते हैं तो सत्व बताया गया है, तो सत्व के 3 प्रकार है, प्रवर मध्यम अवर। प्रवर सत्व वो होता है स्वल्प शरीरा ही अपि ते निज आगंतु निमित्तासु महतिषु अपि पीड़ासु अव्यथा दृश्यन्ते। यानी उसको बहुत ज्यादा व्याधि होने के बावजूद, बहुत ज्यादा पीड़ा होने के बावजूद, उसको स्वल्प शरीर होते हुए भी उसको वो कम हानि पहुंचाता है, या फिर उसके हम ऊपर हमें वो कम दिखाई देता है, और वो सत्वगुण प्रधान होता है। मध्यम सत्व होता है परानाम आत्मने उपनिधाय संस्तभ्यम अन्यतम आत्मनाहा परेवापि संस्तभ्य। वो उसके अंदर थोड़ी बहुत तो फीलिंग होती है, उसको सहने की क्षमता तो होती है, पर वो सह नहीं पाता है, तो उसको किसी ना किसी के सहायता की जरूरत होती है, उसको
काउंसलर की जरूरत जो पड़ती है वो मध्यम सत्व में ही ज्यादा पड़ती है। प्रवर सत्व वाला तो अपने आप को ठीक कर सकता है। मध्यम सत्व में काउंसलर की आवश्यकता होती है कि उसको काउंसल किया, किसी ने और ने बता दिया, एडजस्ट कर लिया तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। और हीन सत्व होता है जिसको ट्रीट करने के लिए काउंसलर भी नहीं कर पाता, इसमें हमें मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। न आत्मना न अपि परे है सत्व बलम प्रतिशक्यन्ते उपस्तभ्यम ही महाशरीरा अपि, यानी बहुत ज्यादा बड़ा हेल्दी होते हुए भी वो थोड़ी सी भी वेदना को सहन नहीं कर पाता है। तो जो सत्व सार बताए गए हैं तो उसके कुछ गुण हमारे इसमें बताए गए हैं। तो स्मृति मंतो भक्ति मंतो कृतज्ञा प्राज्ञा शूचयो महोत्साह दक्षा धीरा समर विक्रांतयो अधिष्ठान त्यक्त विषादा सुव्यवस्थित गति गंभीर बुद्धि चेष्टा वान कल्याणाभिनिवेश सत्वसार। सत्वसार पुरुष होता है वो डिप्रेशन में नहीं जाता है। तो सत्वसार जो होता है वो गुड मेमोरी, स्मृतिमंत होता है, भक्तिमंत होता है, डिवोटेड होता है, कृतज्ञ होता है, ग्रेटफुल होता है सबके लिए, वाइज होता है, क्लेवर होता है, उसके साथ साथ प्यूरिटी होती है उसके इसमें, एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा होता है, स्किलफुल होता है, और साथ साथ धीर होता है, करेजियस होता है एकदम, समर विक्रांत, वेलर ऑफ इन फाइटिंग होता है। उसके जो शरीर होता है वो गति जो होती है वो एकदम प्रॉपर होती है, बुद्धि जो होती है गंभीर होता है, डेप्थ ऑफ विजडम होता है, एफर्टफुल होता है, कल्याण अभिनिवेश होता है, सिंसेरिटी इन द एक्शन एंड द वर्च्यू ऑफ एक्ट। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है, अगर ये इसमें से हम कुछ भी प्राप्त कर पाते हैं तो हम डिप्रेशन की चिकित्सा अपने आप करना शुरू कर देते हैं। अब डिप्रेशन होता किस कारणों से होता है, वो मानस रोग जो होता है वो रजस तम से होते हैं, जो मानस दोष है, और उनके विकार जो बताए गए वही डिप्रेशन के कारण होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मान मद शोक चित्तोद्वेग भय हर्ष आदि, ये सारे उसके होते हैं। और चिकित्सा क्या है, तो सत्व उसको कंट्रोल में रखना। राजसिक सात्विक और तामसिक ये जो तीन है बताए गए हैं, तो उसमें हमें सिम्टम क्लियरली ये हम बहुत बार करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इसको देखते हैं। तो इनको जो राजसिक और तामसिक होते हैं इनमें ही मानस रोग होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये तीनों को ऐसा नहीं कि सत्व और रज और तम नहीं होना चाहिए, रज और तम होना चाहिए बट एक लेवल तक होना चाहिए। सत्व तो होना ही चाहिए पर रज भी आवश्यक है, क्योंकि वो प्रवर्तक होता है। इंसान को एक्टिविटी करते होनी चाहिए, एनर्जी लेवल हाई होनी चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, बट वो जो नीचे वाली चीजें है, एंगर को कंट्रोल में रखना चाहिए, लस्ट को कंट्रोल में रखना चाहिए, खुद की तारीफ करने में कंट्रोल में रखना चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए। ये सारी जो चीजें होती है इसको कंट्रोल में रखे तो वो रजो बहुत अच्छा होता है। तमो भी आवश्यक होता है कि तम को हमें बहुत बार क्या होता है कि हम जैसे हम एडीएचडी देखते हैं, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, उसमें तम आवश्यक होता है कि वो कंट्रोल कर पाए। तो तम नियामक करने का काम करता है। तमो को भी एक लेवल पे हमारे शरीर में होना चाहिए, जिसको हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो उसको शांत रखने के लिए। दूसरा मैंने जो इग्नोरेंस बताया था तो चित्त क्लेश में बताया गया था, पर उसको भी हमें चिकित्सा के रूप में हम इसको यूज करते हैं कि अगर कोई निगेटिव थिंक हमारे सामने बोलते जा रहा है, निगेटिव व्यक्ति हमारे सामने हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, इग्नोर इट। ट्रीटमेंट करते वक्त मैं बता देता हूँ कि इग्नोर। मेरी सबसे जब मैं चिकित्सा करता हूँ तो मेरा एक ही फंडा होता है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। कोई भी आपके साथ अगर बुरा कर रहा है उसको फॉरगिव कर दो और फॉरगेट कर दो, भूल जाओ। अगर वो जैसे कहा जाता है, गुरु गोपाल दास भी कहते हैं कि अगर वो पर्सन इंपॉर्टेंट है तो उस घटना को भूल जाओ, अगर वो घटना इंपॉर्टेंट है तो उस पर्सन को भूल जाओ। भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो तमो भी बहुत बार इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखने के लिए, पर इनको समावस्था में रखना चाहिए। सत्ववान सहते, सत्ववान कौन होता है, तो वो सहते सर्व, वो सब कुछ सहने की क्षमता रखता है। वो कितना भी उसको इरिटेट किया जाए वो शांत रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर राजसिक जो होता है वो थोड़ा बहुत भी उसके साथ अगर बुरा होता है तो वो सह नहीं सकता है, वो गुस्सा हो जाता है, उसको फिर उसको संभालने की आवश्यकता होती है, दूसरा कोई आके संभाले तो अब वो कंट्रोल में रहता है, अदरवाइज वो कंट्रोल में नहीं रह पाता। वो राजसिक होता है। और तामसिक वो होता है जो कुछ भी सह नहीं सकता है, बिल्कुल शांत रहता है, सुस्त रहता है, तो वो उसमें उसको ना कोई संभाल पाते हैं, वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करेगा या फिर अपने आप को ब्लेम करेगा।
या फिर कंडीशन को ब्लेम करेगा, तो वो होता है अवर सत्व या फिर तामसिक। इसमें सत्ववान कौन होता है, उसके लिए बहुत ये मानस बल, अविक्लव कर और अग्लानि कर, अहर्ष कर, ये एक 3 शब्द दिए गए हैं। अविक्लव कर, अग्लानि कर, अहर्ष कर, यानी जो सुख और दुख दोनों में विकार शून्य रहता है, यानी सुख हो तो भी ज्यादा खुश नहीं होता, दुख हो तो ज्यादा दुखी नहीं होता, दोनों कंडीशन में नॉर्मल रहने वाला ही व्यक्ति अविक्लव कर होता है। ग्लानि ज्यादा नहीं करता, अग्लानि कर होता है, ज्यादा खुश नहीं होता, वो अहर्षकर होता है। तो ये ऐसा व्यक्ति ही मानस बल प्रधान होता है, सत्व बल प्रधान होता है, और वो डिप्रेशन में नहीं जाता। अगर उसमें कोई घटना भी घटित होती है जो उसको डिप्रेस करे तो वो उसको कंट्रोल में रख सकता है। मॉडर्न में इसी को सेल्फ एफिकेसी कहा गया है। सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स बिलीफ दैट ही और शी इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। हम आज कहते हैं 20 साल 25 साल की एज में कि वेट कम नहीं कर सकते, एक 55 साल का आदमी वेट बढ़ाता है, 150% सैचुरेशन फैट का ले जाता है और उसके बाद उसको कम करता है 55 साल की एज में। ये होता है सेल्फ एफिकेसी, उसकी हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस करने के लिए कैपेसिटी, यस आई कैन डू इट, वो होती है सेल्फ एफिकेसी। और यही सत्व प्रधान की निशानी होती है कि सत्व। अब सेल्फ एफिकेसी को कैसे देखा जाए? सेल्फ एफिकेसी को मास्टरी एक्सपीरियंस से मैनेज कर देख सकते हैं। अगर मैं इस टॉपिक पे पहले बोल चुका हूँ तो मैं आज भी बोल पाऊंगा, ये मेरा मास्टरी एक्सपीरियंस है। मैं 10 बार बोल चुका हूँ तो मैं आज भी बोल पाऊंगा, ये मेरा मास्टरी एक्सपीरियंस है। विकेरियस एक्सपीरियंस होता है कि अरे यार वो सामने वाले ने तो परफॉर्म कर दिया, मैं कौन, मैं तो कर ही सकता हूँ। विकेरियस एक्सपीरियंस। मास्टरी एक्सपीरियंस होता है कि जिसमें खुद परफॉर्मेंस कर चुके हैं पहले तो मैं कर ही सकता हूँ। विकेरियस एक्सपीरियंस वो होता है जो अगर कोई दूसरा वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जैसे कि ये मीराबाई चानू थी, इन्होंने किसी और को देखा जिन्होंने मेडल जीता, अरे यार ये उठा लेती, इससे ज्यादा वेट तो मैं उठाती थी, मैं उठा लूंगी। ये अपने आप दूसरे को देख के सेल्फ एफिकेसी बढ़ गई कि मैं कर सकता हूँ। वही होता है कि अगर अपने आप से ज्यादा पावरफुल पर्सन ने वो मेडल उठा लिया है और नहीं उठा पाया तो यार मैं कैसे उठा पाऊंगा या मैं कैसे कर पाऊंगी, तो हमारी सेल्फ एफिकेसी कम भी हो सकती है। तो ये विकैरियस एक्सपीरियंस से होता है। सोशल परसुएशन होता है कि अगर हमने कह दिया या जा भाई तू तो परफॉर्म करेगा यार, बेस्ट जा, ऑल द बेस्ट, इसमें काउंसलर का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, काम बहुत ज्यादा होता है। और या फिर होता है फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट। आपका इमोशनल कैसा है, स्टेट कैसा है, आप फिजिकली कितने फिट हो, उसके ऊपर आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, आपकी सेल्फ एफिकेसी डिपेंड करती है। और जो कंपैरिजन होता है, डिप्रेशन कहाँ से आता है? अगर सेल्फ एफिकेसी कम होती जाती है तो आपका डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी हाई है तो आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस कम होते जाते हैं। और आयुर्वेद में एक क्लियरली एक लाइन में इसकी संप्राप्ति दी गई है। धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्म नाम असात्म्य अर्थ संगमश्चेति ज्ञातवाह दुख हेतुवाह। दुख होने का हेतु है धी ध्रुति और स्मृति, इन तीनों का विभ्रंश हो जाना। तीनों में से एक का भी विभ्रंश होता है तो भी, तीनों में से दो का होता है तो भी, और तीनों में से तीनों का होता है तो भी, तो उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है। तो धी ध्रुति और स्मृति क्या होता है? तो यत कर्म कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम, प्रज्ञापराध की तरफ चला जाता है, अशुभ कर्म करते रहता है तो वो डिप्रेशन की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। नित्य अनित्य हित अहित को नहीं समझना, धी विभ्रंश हो जाता है। ध्रुति विभ्रंश क्या होता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को, और कंट्रोल तो कर लेता है, समझ भी जाता है पर उसको याद नहीं कर पाता। रज मोह, मोह के कारण आवृत आत्मना, मन जो होता है, आत्मा जो होती है वो रज और मोह से आवृत हो जाती है, जिसके कारण उसको पता होते हुए भी वो गलत चीजों की तरफ जाता है और ये डिप्रेशन का शिकार। सत्वा वजह में एक सिंपल लाइन में मैंने जैसे कहा कि एक श्लोक में पूरी चिकित्सा बताएगी। पुनर्अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, गलत चीजों से, गलत का घटनाओं से, निगेटिविटी से दूर रहना, मन को कंट्रोल में रखना, मन को उस चीजों से दूर रखना,
यही उसकी चिकित्सा बताई गई है। धी धैर्य आत्मादि ज्ञानम मनो दोष औषध परम। परम औषध क्या बताई गई है? तो धी धैर्य और आत्मादि विज्ञानम, ज्ञान होना, उसको समझना, धी को समझना, गलत चीजों को समझना, अच्छी चीजों को आत्मसात करना, धैर्य कंट्रोल रखना, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, जो घटना अपने हाथ में नहीं है उसकी तरफ ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, यही उसकी चिकित्सा बताई गई है। वी फील what we think. It is our perception and evaluation of event that cause disturbance in us and not events themselves. इवेंट या फिर कोई घटना घटित होती है वो इतना इफेक्ट नहीं करता जितना हम उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, उसको कैसे परसेप्शन करते हैं, उसको कैसे थिंक करते हैं, वो हमारा होता है। डिसफंक्शनल थिंकिंग कॉजेज इमोशनल डिस्ट्रेस। द बेस्ट वे टू कॉन्कर द डिस्ट्रेस इज टू चेंज योर थिंकिंग। There are always two problems, one within our control and other beyond our control. इसलिए गुरु गोपाल दास कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ, यस और नो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो व्हाई टू वरी। अगर प्रॉब्लम है, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, यस देन व्हाई टू वरी, नो देन व्हाई टू वरी। अगर आप उस चीज प्रॉब्लम को कुछ कर सकते हो प्रॉब्लम के लिए तो भी हमें दिक्कत नहीं है वरी करने की, और अगर हम उसके कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें भी वरी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए विद इन अवर कंट्रोल क्या चीजें है और बियॉन्ड अवर कंट्रोल क्या चीजें है, वो हमें पहचानना, यही एक प्रकार से उसकी चिकित्सा होती है। रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है वो ABCD की तरह चलती है। अगर लाइफ में कुछ इवेंट घटना घटित होती है तो उसको हम एक्टिवेटिंग इवेंट कहते हैं। उस घटना से कॉन्सिक्वेंसेस होना, डिप्रेशन होना या फिर टेंशन आना, स्ट्रेस में जाना, ये डिपेंड करता है बिलीफ सिस्टम पे। डिस्प्यूटिंग, उस बिलीफ सिस्टम को डिस्प्यूट करना, क्योंकि हमारा जो हमेशा थॉट होता है वो हमेशा निगेटिव थॉट होता है। सेल्फ टॉक जो पहला आता है वो हमेशा निगेटिव आता है, और फिर डिस्प्यूटिंग करने के बाद जो इफेक्ट आता है वो C और D में जो लिखा हुआ है, C और E में कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड हमारे बिलीफ सिस्टम कैसे है। और अगर हम उसको डिस्प्यूट करते हैं, जो एक काउंसलर करता है या फिर हम खुद सीख जाते हैं, तो इफेक्ट अलग होता है। और फिर होता है हमारा F, फर्दर एक्शन क्या लेनी चाहिए, कि हमें कुछ नए एक्शन लेनी है। तो बहुत बार एक्टिवेटिंग इवेंट आते हैं। तो 2018 में मेरा एक लेक्चर था, पहली बार मुझे कहीं पे बुलाया गया था, पहला बार मैं एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था और मैं बहुत खुश हो गया था। अरे वाह, मेरे जीवन में पहली बार ऐसी घटना घटित हुई है कि मुझे बुलाया गया है। और ये पिक्चर है कि बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे थे, काशीनाथ समगंडे सर, सुमित मथानी सर, और मुझे वहाँ पे आने का मौका मिला। मैं बहुत खुश था। पर जब मैं वहाँ पे पहुंचा, मैं सुबह सुबह वहाँ पहुंचा 9:30 बजे, और स्टेज पे कुछ नेम प्लेट रखी थी, वहाँ पे मेरा नाम नहीं था। मैं देख के थोड़ा सा दुखी हो गया, क्योंकि 4 स्पीकर को बुलाया गया था, उनमें से 3 स्पीकर के नाम वहाँ लिखे गए थे और मेरा नाम नहीं था। मैं थोड़ा सा नाराज हो गया। एज माई टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू द पैथोलॉजी ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। तो इंट्रोडक्शन एंड पैथोलॉजी में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पे सेमिनार होते हुए, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पे सेमिनार होते हुए पहला टॉपिक होना चाहिए इंट्रोडक्शन। एंड जो 3 स्पीकर थे वो बहुत बड़े बड़े स्पीकर थे, उनके जो टॉपिक था वो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आइडियली माई लेक्चर शुड बी फर्स्ट। आई वॉज टोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजर टू स्पीक फॉर 90 मिनट्स। मैंने अपना लेक्चर उसी प्रकार से तैयार कर लिया था, but my lecture was kept last even after the prepare presentation and given only 15 minutes। मुझे बोला गया कि यार 15 मिनट में खत्म करना है, और मैं थोड़ा सा नाराज हो गया। ऑल द स्पीकर को TADA दिया गया, मुझे TADA भी नहीं दिया गया था, तो मैं थोड़ा सा नाराज हुआ। तो ऐसे वक्त ये एक्टिवेटिंग इवेंट हो सकता है कि अपने आप को मेंटली हैम्पर करने के लिए। तो इरेशनल बिलीफ जो हमारा पहला टॉक होता है, इमोशनल लिम्बिक सिस्टम जो होती है हमारी, वो रिएक्ट इमीडिएटली विद नेगेटिव सेल्फ टॉक। पहला सेल्फ टॉक मेरे दिमाग में आता है, दे इग्नोर्ड मी, दे डिडंट कंसीडर माई सेल्फ एज ए रिसोर्स पर्सन, क्योंकि तीनों के नाम नेम प्लेट रखे, मेरा नाम नहीं था। उसके बाद दे डिडंट गिव मी मच टाइम एज ऑर्गेनाइजर थिंक आई एम नॉट गुड। यार ये नया नया स्पीकर है, क्या बोलेगा, इसको मत रहने दो, बाकी कर लेते हैं। आई कुड
फिर थॉट मेरा बढ़ते जा रहा है, आई कुड एंड अप विदाउट एनी प्रेज, क्योंकि मुझे कोई तारीफ नहीं करेगा, मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि पहला लेक्चर और उसी में मेरे ये हालत है। आई विल नेवर बी कॉल्ड एनीवेयर अगेन, क्योंकि यहाँ पे एक होता है कि जहाँ पे बुलाया गया वहां पे बार बार आपको बुलाया जाए, या फिर वो ही लेक्चर सुना जाता है और उसके बाद बुलाए जाते हैं, एंड अनएक्सेप्टेबल एज अ स्पीकर, मुझे मेरे मन में थॉट्स शुरू हो जाते हैं, सो आई मस्ट बी अ वर्थलेस एज अ पर्सन, and I have been called here for a lecture because they want a free speaker, and as an organizer was my friend। ये थॉट अगर मेरे दिमाग में आ जाए तो ये बहुत ज्यादा खुद को हैम्पर करने वाला थॉट होता है। इस प्रकार से हमारी इरेशनल बिलीफ्स शुरू हो जाती है। जो ऑर्गेनाइजर जो होता है मेरा दोस्त था इसलिए उसने बुलाया होगा, उनको कोई मिल नहीं रहा था इसलिए बुला लिया होगा। इस प्रकार से थॉट अगर हमारे दिमाग में आ जाते हैं तो वो सिस्टम शुरू हो जाता है। अब डिस्प्यूटिंग क्या करनी है, तो इस इरेशनल थॉट को उसी टाइम पे मुझे डिस्प्यूट करना है। दे डिडंट इग्नोर मी डेलिबरेटली, भूल गए होंगे तो मैंने अपनी नेम प्लेट उठाई, खुद लिखी और अपना नाम रख के खुद बैठ गया। ये हो गई उसकी थिंकिंग प्रोसेस मेरी शुरू हो गई। अगर मैं उसको निगेटिव ले जाता तो नाराज होकर बैठा रहता नीचे। मैंने अपनी नेम प्लेट बताई, उसको बताया कि अरे भाई मेरी नेम प्लेट भूल गया है। मैंने अपने आप एक्शन लेना शुरू कर दिया। अदर स्पीकर्स वेयर माई टीचर्स, दे आर ग्रेट स्पीकर, ऑलरेडी एस्टेब्लिश बहुत बड़े स्पीकर थे वो, तो उन्होंने उनके पहले, वो मेरे टीचर भी थे, उनके पहले मेरा लेक्चर रखना उनको ऑर्गेनाइजर को थोड़ा सा और लग रहा था, इसलिए उन्होंने नहीं रखा। ये मैंने अपने आप को ही किया एज अदर स्पीकर, मैंने अपने आप को उस ऑर्गेनाइजर की जगह पे रखा। अगर मैं ऑर्गेनाइजर होता तो भी मैं ये सोचता, एज अदर स्पीकर टुक मोर टाइम सो इट्स नेचुरल टू से लास्ट स्पीकर टू एंड अप अर्ली as possible because valedictory chief guests are there, so I think positively organizer might have some money issue, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई बजट कम है तो एडजस्ट कर लो, और उन्होंने मुझे अपना मान लिया, ये तो यार अपने घर के ही है। तो इससे मेरा क्या हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बढ़ते गए, अच्छा हो जाएगा। और लास्ट जो थॉट था, नो नो आई हैव बीन कॉल्ड हियर बिकॉज दे रियली लाइक मी एज अ फ्रेंड एंड आल्सो गिव मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अलोंग विद द ग्रेट पर्सनालिटी। मैंने सभी निगेटिव थॉट्स को दूर करते हुए अपना ये पॉजिटिव थॉट रखा कि मुझे इतने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है और मुझे उनके साथ एज अ स्पीकर बुलाया गया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से आप रैशनल थॉट को कर सकते हो। एज आई वॉज पंक्चुअल ऑन टाइम सो गॉट द सीट नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इनॉग्रल सेशन। मैं इतना प्रॉम्प्ट टाइम पे पहुंच गया था कि सभी आने से पहले पहुंच गया था, तो मुझे अपने आप जगह मिल गई। बट आई वॉज स्पोकन लास्ट, आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ चीफ गेस्ट, जो वैलिडेटरी चीफ गेस्ट थे उनके सामने भी बोलने का मौका मिला। और मैंने बोलना इतना फास्ट शुरू किया था और इतना इंटरेस्टिंगली टॉपिक मैं हैंडल कर रहा था, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे 15 मिनट मिले, मैं फास्टली करूंगा। तो मेरा लेक्चर शुरू हो गया था, तो चीफ गेस्ट ने बोला कि मैं रुकूंगा, आप कंटिन्यू करिए। तो मेरा लेक्चर 1 घंटे तक चला और उन्होंने मुझे कंटिन्यू करने के लिए बोला। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और उसके बाद मुझे बहुत अप्रेजल मिला कि यू स्पीक वेरी वेल। तो ये मुझे अपने आप को पॉजिटिव बनने में ले आया। देयर इज नो रीजन टू थिंक दैट आई एम वर्थलेस स्पीकर एंड आई शुड नॉट बी कॉल्ड एनीवेयर एनीमोर, क्योंकि मुझे मौका मिला, मैंने परफॉर्म किया। ये सेल्फ एफिकेसी यहाँ काम में आनी शुरू हो जाती है। ऑर्गेनाइजर थैंक मी फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, मैंने उनको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको बोला कि यार नहीं कोई टेंशन नहीं है, मैं कर लूंगा। तो उन्होंने मुझे भी थैंक्स कहा। एंड आफ्टर दैट लेक्चर ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स स्पेशली चीफ गेस्ट प्रेज मी एंड आई वॉज कॉल्ड in 3 different colleges of same area as a guest speaker after that, and so I got much more remuneration than that from that lecture. Further action, I will ask my well wishers about the lecture frankly। अगर मुझ में कुछ गलती रह जाती है तो मैं पूछा कि आप बताओ कि क्या गलती रहेगी। जो 3 स्पीकर थे उनसे मैंने पूछा सर, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस थे, कुछ गलती रही होगी तो बताइए, कहाँ गलती रही है। उन्होंने बताया कि स्पीड ज्यादा हो गई थी, या फिर वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो था वो बायलिंगुअल नहीं हो पा रहा था, तो इंग्लिश में मैं अटक रहा था, तो फिर मैंने पूरी तरह से हिंदी में कन्वर्ट हुआ। तो वो उन्होंने मुझे समझाया, तो उससे मैं सीख पाया। आई विल स्टडी मोर, आई विल प्रिपेयर माई लेक्चर मोर इंटरेस्टिंग एवरी टाइम, आई विल यूज माई यूज स्ट्रेस फॉर द ग्रोथ एंड विल गॉट नॉट गेट डिस्ट्रेस।
I will never think of any distracting event before or after my lecture. जो मैंने एक नेम प्लेट नहीं थी वो डिस्ट्रैक्टिंग इवेंट था, पर उसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया. आई नेवर थिंक ऑफ दैट. सो स्ट्रेस कंट्रोल में रखा जाए, बलून को बहुत ज्यादा फुलाया जाए तो वो फट जाएगा. स्ट्रेस को निकाल दो. कुकर में अंदर अगर बहुत देर तक सीटी ना बजे तो वो स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा. कुकर की सीटी निकालो. तो आप एक पर्सन को अपने इसमें लाना बहुत जरूरी होता है, और अपने आप को हमेशा बोलना चाहिए कि आई कैन डू इट. ये एक दिन में नहीं हो पाता, ये धीरे धीरे ही स्टेप वाइज हम वहां पे चढ़ सकते हैं. तो हमें हमेशा अपने आप को तैयार रखना है. थैंक यू वेरी मच. थोड़ा टाइम ड्यूरेशन आई थिंक ज्यादा हो गया. नहीं प्रशांत, अच्छा था लेक्चर. मैंने पहली बार तुम्हें सुना, बहुत बढ़िया लगा, बहुत प्रैक्टिकल. थैंक यू बॉस. प्रशांत, धन्यवाद तुम्हारा. आप हमारे आग्रह को स्वीकार किए और इतना बढ़िया टॉपिक लेकर के बहुत अच्छा बोले. नो डाउट आप अच्छे एकेडमिशियन हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छा बोलना ही था. और आज की तारीख में जो हमारे यंगर्स हैं उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर है, अपनी सफलता असफलता के बीच में वो अपने जीवन की लड़ाई लड़ते हैं. और नो डाउट ये आज का ज्वलंत मुद्दा है, और बड़े अच्छे तरीके से आपने आयुर्वेद के जो टर्मिनोलॉजी हैं, जहाँ जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन आया उसको कोट किया और उस बात को रखा, उसका हल भी बताया कि कहाँ कहाँ उसका सलूशन बताया गया है. तो ये हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं रोग निदान के पीजी, उनके लिए भी अच्छा माइलस्टोन है कि किस विषय को कैसे डिफरेंट प्लेसेस पे इकट्ठा करके पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए और कैसे उसको अप्लाई करना चाहिए. तो ये सारे विषय को आपने एक जगह इकट्ठा करके बहुत अच्छे तरीके से जो रखा, आपका धन्यवाद. अनुराग लग रहा है बिजी है कहीं, इसलिए जुड़ नहीं पा रहा है अभी. नहीं मैं हूँ बॉस, मैं कहीं रास्ते में था एयरपोर्ट के में. नाउ आई एम कनेक्टेड. हम अब यही सोच रहे थे कि जब हम आवाज देंगे तो तुम प्रकट हो जाओगे भैया. तो चलो मैं पहुंच गया एयरपोर्ट. अभी मैं रास्ते में था इसलिए थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा था मेरा नेटवर्क. चलो, हमारी तरफ से देशमुख का धन्यवाद हो गया भाई. अब आप समापन भाषण करिए. नहीं आप ही इसके अथोराइज पर्सन हैं, आप ही कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपकी तरफ से ही धन्यवाद और समापन हो गया गुरुदेव. अब और इसके बाद में कुछ बचता नहीं है, तो विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज हमें अब इस आज की मीटिंग को यहीं पे एंड करने की मैं आपसे निवेदन करता हूं. और बाकी फिर हम नेक्स्ट 25 को फिर से मिलेंगे, या 24 को, वॉट एवर इज पॉसिबल. और उस दिन फिर एक और नए वक्ता हमारे समक्ष होंगे जो बहुत अच्छे से अपना विवरण करेंगे. आज के लिए प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद. ये बहुत ही अच्छे वक्ता है, मैं पहले से जानता था, इसलिए मैं पहले भी कह रहा था कि वो जब आएंगे तो अपने आप सब संभाल लेंगे. शुरुआत में आज के लेक्चर के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तो मुझे मालूम था कि प्रशांत जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन पहले से भी देते हैं. मैंने उनके 1-2 प्रेजेंटेशन और भी सुने हैं. तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद डियर. धन्यवाद बॉस. मुझे एक प्रश्न पूछना है. हमारे संस्थान के टॉर्च बियरर हैं भाई प्रशांत, मुझे प्रश्न पूछना है. हाँ जी बॉस. चित्तोद्वेग से तुम क्या समझते हो? तुम्हारा इतना मानसिक उस पे काम है, मुझे लगता है ये एमडी या पीएचडी का तुम्हारा वर्क रहा होगा. जो चित्तोद्वेग को कैसे तुम मतलब समझते हो? तुम क्या मतलब अगर बता सको तो. बॉस, उद्वेग का मतलब होता है कि एग्जैगरेटेड हो जाना या फिर कम हो जाना. चित्त जो होता है वो कंट्रोल में रहना चाहिए हमेशा. मन जो होता है वो हमेशा कंट्रोल में. जैसे मैंने अविक्लवकर शब्द यूज किया था कि बहुत ज्यादा अगर हमें अच्छी चीजें मिल रही है तो भी हमें उसके लिए खुश नहीं होना चाहिए और अहम नहीं आना चाहिए कि मैंने किया है. प्राउड नहीं होना चाहिए. प्राउड लिमिटेड में होना चाहिए. पर अगर वो अहम में चला जाता है तो वो भी वो उद्वेग में चला जाएगा. और अगर हम उसके लिए कभी भी एक ये होता है कि ब्लेमिंग करना, तो ब्लेम हम जब करना शुरू करते हैं, कभी कोई घटना घटित होती है. अगर सपोज मैंने बताया कि मेरे घर का वास्तु पूजन था और उसी दिन यहाँ पे एनसीआईसीएम की विजिट आ गई और मैं उसका कोऑर्डिनेटर भी था, तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आ गया था कि क्या होगा, और मैं उद्वेग में चला गया. मन मेरा विचलित हो गया, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था. और जो सिम्टम थे वो शुरू हो गए थे. मैंने बताया कि बहुत सारे लोग कहने लग गया है तो डिप्रेस दिख रहा है. तो ये होता है उद्वेग हो जाना. उद्वेग एकदम से मन विचलित हो जाता है कि अरे यार क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है. और जो सुसाइडल केसेस होते हैं, जैसे आपने छिछोरे मूवी देखी होगी,
तो उसमें भी वो सुसाइडल टेंडेंसी जब आती है तो अचानक चित्तोद्वेग हो जाता है, फेल हो गया, मन एकदम उद्वेगित हो जाता है, तो मन कंट्रोल में नहीं रह पाता, तो ये जो होता है यही चित्त उद्वेग हो जाता है। मन अपने स्थान पे कंट्रोल में नहीं रहते हुए कभी एकदम से एग्जैगरेटेड हो जाता है, पैनिक हो जाता है, या फिर एकदम से सप्रेस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो कंट्रोल्ड माइंड से हम विचलित हो जाते हैं, तो वो उद्वेग हम देखते हैं। प्रशांत, चित्तोद्वेग को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हालुसिनेशन और इंटॉलरेंस, ये हाँ दो जी, शब्द हम यूज करते हैं। इनके बीच में चित्तोद्वेग हमारा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर हम हालुसिनेशन में हैं, अपना सेल्फ जो वैल्यूएशन है अगर हम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं किसी भी कार्य के प्रति, हाँ जी तो सर, वो अल्टीमेटली उद्वेग में कन्वर्ट होता है। और अगर हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है तो यह उद्वेग में कन्वर्ट होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम दे रहे हैं और हम हालुसिनेशन में है कि मेरे 800 नंबर आएंगे और यस आया 500 नंबर, तो इस प्रकार का हालुसिनेशन जब किसी के अंदर रहता है और टॉलरेट करने की क्षमता जब कम होती है तो ये चित्तोद्वेग के फीचर्स रहते हैं और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति में ये चलता रहता है। इसको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करना, तो इन्हीं दोनों चीजों में बैलेंस होता है। यस सर, अगर अगर आप अपने हालुसिनेशन पे कंट्रोल कर रहे हो, मतलब आपका सेल्फ वैल्यूएशन प्रॉपर है कि यस कहाँ हम टिक रहे हैं, हमारी क्वालिटी क्या है, हमारी प्रूफ करने की क्षमता क्या है, और हम किसी भी विषय को, किसी भी परेशानी को, किसी भी कार्य को किस रूप में टॉलरेट करके ले रहे हैं। ये दो टर्मिनोलॉजी के बीच में जहाँ तक हम समझ पाते हैं, हाँ बाकी ये जी सर, आपका विषय है। हाँ जी अभी सर। मतलब इसको किस स्टेज में समझेंगे? विकास स्टेज में समझेंगे, रोग स्टेज में समझेंगे, या व्याधि के स्टेज में समझेंगे इसको? नहीं, चित्तोद्वेग व्याधि में तब कन्वर्ट होता है जब वो परसिस्टेंट रहे। जैसे कि मैंने जो भी मॉडर्न में भी जो डेफिनेशंस दिए गए उसमें उद्वेग होना या फिर जो भी डिप्रेशन होना है या फिर मैनिक अटैक आना है, वो काफी ड्यूरेशन के लिए है, तो वो व्याधि में कन्वर्ट होता है। जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो 15 दिन के बाद, 15 दिन तक अगर आप कंटिन्यू उस फेज में हो, मैनिक अटैक अगर 7 दिन तक कंटिन्यू रहे तो, हाइपोमैनिक अटैक 4 दिन तक कंटिन्यू रहे तो, ड्यूरेशन अगर है तो वो व्याधि में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज बहुत बार छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे गुस्सा आ जाता है, एंगर हो जाता है एकदम से मुझे, जैसे मैंने कहा कि जैसे उस दिन बारिश हो रही थी और मुझे और विजिट आ गई, तो मैं वीसी सर के सामने बोल गया, सर क्या हो गया, आप मना कर दीजिए। मैं सबको एकदम से, अब मैं लोअर मोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर होते हुए भी मैं एकदम से वीसी सर के सामने बोल गया। वो उद्वेग था मेरे जीत का, और वो व्याधि नहीं है। मैं तुरंत, अरे मैं तो गलती से बोल गया, तो फिर सर ने बोला कि नहीं नहीं तुम्हें छुट्टी दे देंगे। रिजल्ट, तो एंजाइटी में से फिर हाँ, एंग्जाइटी होता है फियर ऑफ फेल्यूर। जब हम कोई एंग्जाइटी क्या होता है कि जैसे हम कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अर्जुन के सामने जब अपने स्वजन मिले, स्वजन दिखे कि मेरे गुरु दिख रहे हैं, मेरे भ्राताश्री मेरे दिख रहे हैं, मेरे दादाजी दिख रहे हैं, पितामह भीष्म जिनसे सब कुछ सीखा वो दिख रहे हैं, सभी अपने करीबी दिखे, तो उन उसको लगा कि यार मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, तो वो एंग्जाइटी में चले गया। इसलिए सीदंती मम गात्रामी मुखम च परिशिष्यति बोला गया है, हाथ पैर कांपना। और वो एंग्जाइटी वाला है कि यार मैं इनको मारूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। जो अगर मैं सबको अपने, मैं जीत भी गया इनको मार के तो भी मेरे तो सभी मर गए, तो वो एंग्जाइटी आ जाती है कि आगे जाके क्या होगा, जो कार्य कर रहा हूँ उसका फल क्या होगा। वो अगर सोचने लग जाते हैं तो हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं। वो एंग्जाइटी होती है और वो पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के लिए होती है। मतलब असमर्थता भय कारणम होता है और वो उसकी वजह से एंजाइटी हो जाएगी, है ना? ये एंग्जाइटी हो जाएगी, हाँ जी बॉस। ओके, थैंक यू प्रशांत। और किसी की अगर क्वेरी हो तो कोई रख सकता है। अच्छे क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो अच्छा रहता है। किसी भी वार्तालाप में अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो नो डाउट अच्छा माना जाता है। ठीक है, फिर इस आज के सभा का समापन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद प्रशांत। थैंक यू सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी।
ये तुम्हारा अधिकार है भाई, सौभाग्य भी है, अधिकार भी है प्रशांत। थैंक यू सर। ओके।